नमस्कार साथियों। निर्माणवाद के संसार में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके सामने फिर से लेके प्रस्तुत हूँ पांच के पंच का अगला एपिसोड। पांच शानदार क्वेश्चन और उससे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने प्रस्तुत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ टीचर्स tend to favor the traditional formal seating pattern of rows of students directly facing the teacher at the front of the classroom? निम्नलिखित में से शिक्षकों की कौन सी श्रेणी कक्षा में सामने की ओर शिक्षक की तरफ मुंह करते हुए छात्रों की पंक्तियों के पारंपरिक औपचारिक बैठने के तरीके के पक्ष में रहती है? यहां जो तरीका बताया जा रहा है, इस तरफ बोर्ड है, यहां टीचर खड़ा है और यहां पर बेंचेस हैं जिसके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं। तो रोज में बच्चे बैठे हुए हैं, पंक्तियों में बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग हमारे पास बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चे इस तरफ मुंह किए हुए हैं, शिक्षक इस तरफ मुंह किए हुए हैं। ये यहाँ पे अवस्थिति बताई गई है। शिक्षक की तरफ मुंह करके छात्र पंक्तियों के पारंपरिक औपचारिक तरीके से बैठे होंगे। फॉर्मल सिटिंग पैटर्न ऑफ रोज ऑफ द स्टूडेंट्स फेसिंग द टीचर, ये हमारे पास स्थिति है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका हमारे पास होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का, जिसमें शिक्षक जो जो बोलता है वो सीधा इंस्ट्रक्शन दे सकता है किसको, बच्चों को, और बच्चे उसको नोट करते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का तरीका कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्देश है ये, जो इस कक्षा अरेंजमेंट को कहा जाता है। यहाँ क्लास अरेंजमेंट है, कक्षा योजना की बात हो रही है, तो कक्षा योजना इस तरीके से बनती है। क्लास प्लान ये हमारे पास बन रहा होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें सिटिंग प्लान जो है, ग्रुप डिस्कशन की बात है, तो ग्रुप डिस्कशन कैसा होता है? ग्रुप डिस्कशन में टेबल होती है और बच्चे सब एक दूसरे को फेस करके बैठते हैं। सब बच्चे एक दूसरे के सम्मुख होके बैठेंगे और ग्रुप डिस्कशन कहेंगे। इसमें हम देखते हैं सर्कुलर सीटिंग होती है और फेसिंग ईच अदर। बच्चे जो है चक्रीय जो है बैठने की व्यवस्था होती है और एक दूसरे के सम्मुख होते हैं बच्चे। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। इसमें जो हम लेते हैं, ये किसकी अवस्थिति हो गई? ये हो गई ग्रुप डिस्कशन की अवस्थिति। समूह चर्चा जहां पे हो, सब लोग एक दूसरे को देखकर समूह में चर्चा कर रहे हो। जब हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि यहां पर थर्ड पार्टी निर्देश ले रही है। यानी हम क्या करेंगे, हम किसी को निर्देश देंगे और वो सबको निर्देश देगा, तो इसे हम इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी टीचर क्या करेगा? टीचर इंस्ट्रक्शन देगा किसी रिप्रेजेंटेटिव को, शिक्षक निर्देश देगा किसी प्रतिनिधि को। अब जनरली क्या होता है, प्रतिनिधि कौन हो सकता है? जैसे क्लास का मॉनिटर हो, हमने क्लास के मॉनिटर को बता दिया, या फिर कोई दूसरा टीचर हो, हमने उसको बता दिया। और ये प्रतिनिधि इनको किसको बताएगा? ये निर्देश जो है वो स्टूडेंट्स को देगा। प्रतिनिधि ये जो निर्देश है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये देगा किनको? शिक्षार्थियों को। तो इस तरह की व्यवस्था को जो हम कहते हैं, इस तरह की व्यवस्था को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। जबकि चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब हमारे पास क्या हो गया? छात्र केंद्रित का मतलब क्या हो गया? टीचर यहां पर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग करेगा। जो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, इसमें इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होती है। यानी इसमें अभिक्रमित अनुदेशन होगा। तो यहां उत्तर हमें दूसरा देखने को मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
A gifted child is not likely to exhibit which of the following characteristics? एक प्रतिभाशाली बच्चा निम्नलिखित में से किन विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करता है? तो यहां जो अवधारणा पूछी गई है प्रतिभाशाली बच्चे की और विशेषता प्रदर्शित नहीं करता है, नॉट एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गिफ्टेड चाइल्ड के हिसाब से किन विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करता है, इसके ऊपर बात हो रही है। तो यहां अगर हम देखें तो बच्चा क्रिटिकल एनालिसिस को शो करेगा, आलोचनात्मक विश्लेषण या समालोचनात्मक विश्लेषण, यानी जहां पर हॉट्स लगते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स लगती हैं, उच्च स्तर के चिंतन कौशल, तो बच्चा इनका प्रदर्शन करता है। फिर हाई इंटेलिजेंस, उच्च बुद्धि, बच्चा इनका भी प्रदर्शन करेगा, और हाई अचीवमेंट, उच्च उपलब्धि, इनका भी करेगा। तो हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हाई इंटेलिजेंस और हाई अचीवमेंट ये तीनों दिखता है। तो कौन सी चीज नहीं दिखती? कन्फर्मिस्ट बिहेवियर नहीं दिखता हमें, एटीट्यूड नहीं दिखता, अनुरूपवादी रवैया नहीं दिखता। इसीलिए आंसर हमें दूसरा देखने को मिला। अनुरूपवादी यानी शिक्षक की अनुरूपता या आज्ञा को मानना, ठीक है, टू कंफर्म और कंट्रोल्ड बाय टीचर। तो ये हमें जब दिखता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कन्फर्मिस्ट एटीट्यूड कहते हैं, अनुरूपवादी रवैया कहते हैं। ये बच्चा शो नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एन एक्सट्रोवर्ट इज यूजुअली, सामान्यतः बहिर्मुखी होता है। तो यहां अगर हम देखें तो बहिर्मुखिता, एक्सट्रोवर्जन की बात की गई है। तो एक्सट्रोवर्जन हमें कौन सा दिखेगा? जो सबसे घुल मिलता है, जो हैप्पी गो लकी इंडिविजुअल होता है, तो वो आउटगोइंग होते हैं, वो मिलनसार होते हैं। तो ये बिल्कुल हमें ठीक देखने को मिल रहा है। बाकी तीनों लक्षण, एनेक्शियस, लेस टॉकेटिव, थॉटफुल, व्याकुल, कम बातचीत करने वाला, विचारशील, ये तीनों किसके होते हैं? ये इंट्रोवर्ट के होते हैं, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं ये लक्षण। इससे विपरीत अगर मैं बहिर्मुखिता देखूं तो एनेक्शियस के लिए बहिर्मुखिता हमें क्या देखने को मिली? व्याकुलता की जगह, व्याकुलता की जगह हमें देखने को मिलेगा जो बहिर्मुखी होते हैं वो हैप्पी गो लकी होते हैं, ठीक है। उन्हें कहा जाता है कि वो हमेशा खुश मिजाज रहने वाले, तो उन्हें कहते हैं हैप्पी गो लकी। लेस टॉकेटिव की जगह ओवर टॉकेटिव होते हैं, ज्यादा बातचीत करने वाले, बातूनी होते हैं वो, ठीक है। और विचारशील की तरह वह तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं है, तुरंत निर्णय लेते हैं। तो वो हमारे पास क्विक डिसीजन टेकर्स होते हैं। इसीलिए ये तीनों हमारे पास अंतर्मुखिता के हैं। तो उत्तर यहां पे चौथा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इन ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र हमें देखने को मिलता है वो है सेरेब्रम। वो हमें क्या देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है सेरेब्रम। अब अगर हम इसमें देखें तो साफ साफ हमें क्या पता चलता है? जो हमारा मेन ब्रेन है, इसके लिए अगर हम बात करें तो सेरेब्रम में सारी की सारी हमें फंक्शनिंग देखने को मिलेगी, टोटल फंक्शनिंग। हम इसमें मेमोरी को देखें, इमोशन को देखें, हंगर को देखें, ब्रीदिंग को देखें, टेम्परेचर को देखें, तो ये ह्यूमन ब्रेन हमें लेके देता है। ये पूरा का पूरा ह्यूमन ब्रेन हमें ये लेके देता है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें जो हम ये देखेंगे, ये प्रमस्तिष्क जो है ये दो हेमिस्फीयर्स में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। आगे जो होता है हमारा वो फ्रंटल लोब होता है, अग्रपाली होती है। फिर हम उसके बाद देखें तो बीच में हमें क्या देखने को मिलेगी? तो बीच में हमें
ऑक्यूपिटल लोब देखने को मिलेगा। साइड में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो साइड में हमें देखने को मिलेगा यानी मध्यपाली देखने को मिलेगी, फिर टेम्पोरल लोब यानी शंखपाली देखने को मिलेगी। पीछे क्या मिलेगा, तो पीछे हमें पश्चपाली देखने को मिलेगी, पोस्टीरियर लोब देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए थिंकिंग का काम करते हैं। तो जो सेरेब्रम है वो हमारे पास सारा का सारा काम करता हुआ दिखेगा। और सेरेब्रम क्योंकि सारा का सारा काम करेगा, सबसे बड़ा ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, कंट्रोल को, स्पीच को कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना, रीडिंग को कंट्रोल करना, राइटिंग को कंट्रोल करना, थिंकिंग इसी से हमारी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए सारा का सारा काम कौन कर रहा है, ये हमें कर रहा है। अब अगर हम सेरेबेलम को देखें तो सेरेबेलम हमें किस रूप में देखने को मिलता है, ब्रेन स्टेम जो है हमें और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी से हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। हमारे पूरे शरीर से जो सूचना पहुंचनी होती है ब्रेन तक, उसको पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन स्टेम आई और स्पाइनल कॉर्ड आई और ये ब्रेन स्टेम हमारे मस्तिष्क में घुस गई। फिर मस्तिष्क में घुस के इसको सेरेबेलम मिलेगा, जो क्या काम करेगा, जो कि काम करेगा सेरेबेलम इस सूचना को किस जगह भेजना है, तो सूचनाओं को किस जगह भेजना है, इसका काम करता है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। और फिर उसके ऊपर जो काम होता है वो कौन करता है, वो करता है सेरेब्रम, जो हमें पूरा का पूरा मस्तिष्क में देखने को मिलता है भाग। ये सारा का सारा भाग क्या है, ये सारा का सारा सेरेब्रम है, जो हमारा इंटेलिजेंस वर्क दिखाएगा हमें, सारा का सारा काम दिखाएगा हमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहां उत्तर तीसरा था, स्टडीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट टेक इनटू कंसिडरेशन द पीरियड फ्रॉम, मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है। तो किस अवधि को मानव विकास ध्यान में रखता है, अगर हम इसको देखें तो ये जो हमें देखने को मिलता है ये हरलॉक का कंसेप्ट है। तो हरलॉक ने इसके ऊपर काम किया और ये बताया कि जो हमारा जीवन में मानव विकास का संदर्भ है वो कंसेप्शन से डेथ तक रहता है, गर्भ के धारण करने से मृत्यु तक रहता है। इसलिए उत्तर यहां पर हमें चौथा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधा हरलॉक की थ्योरी पूछी गई है, हरलॉक ने इसको चिन्हित किया और फिर इसी को बाद में हम देखेंगे कि स्टैनले हॉल भी इसी बात को करते हैं कि कंसेप्शन टू डेथ को हम लेके चलेंगे। स्टैनले हॉल भी इसी चीज के ऊपर बात करते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका ये जो सेशन है आज का वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, सारी अवधारणाएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आप सभी लोगों से मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे साथियों, नमस्कार।